Hello everyone, welcome to my online prep. This is the revision series for the CAIIB exam 2023 and we are discussing the paper 4 of this exam, that is BRBL, Banking Regulations and Business Laws. Today we have the chapter 7 from module A, Financial Sector Legislative Reforms and Financial Stability and Development Council. So in this session we will discuss the MCQs that are crucial from exam point of view from this chapter. इस चैप्टर में जो भी एमसीक्यूज है जो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, इसके साथ ही में जो टॉपिक्स हैं हम उनको रिवीजन करेंगे ताकि एग्जाम्स में अगर ये पूछा जाए तो हम इजीली सॉल्व कर सकें. So these videos and other videos are being uploaded on a daily basis on the YouTube channel of my online prep. So do subscribe to the channel so that you do not miss any video. ये सारी videos बहुत important है आपके रिवीजन के लिए क्योंकि अब एग्जाम में टाइम कम बचा है. तो एमसीक्यूज मॉक टेस्ट जितने ज्यादा आप सॉल्व कर सकोगे उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके प्रिपरेशन के लिए. Now let us see what all topics are covered under this chapter. So these are the topics that are covered under this chapter. In this chapter we study about the Narasimham committees, the banking sector reforms, reforms that took place in the monetary policy, reforms in the financial markets, reforms in the foreign exchange market, how does the Financial Sector Development Council work, the function of the FSDC as well as the wings of the FSDC. So यहाँ पे important क्या है, हम ये सारे reforms के बारे में पढ़ें, किस तरीके से फाइनेंशियल मार्केट्स में, फॉरेक्स मार्केट में या मॉनेटरी पॉलिसी में रिफॉर्म्स आए थे, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स की इंपॉर्टेंस क्या है, नरसिम्हम कमेटी की रिकमेंडेशंस क्या है, उसके अलावा जो फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट काउंसिल है वो किस तरीके से वर्क करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑब्जेक्टिव्स, ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. तो ये जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है हम उससे एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे. इनके साथ साथ जो टॉपिक्स हम रिवाइज करने वाले उसका थरो रिवीजन करना जरूरी है क्योंकि एग्जाम्स में सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इनके पूछे जाने की. ये एमसीक्यूज को यही सब चीजें देखकर कंपाइल किया गया है, आपके लिए रोज लाए जा रहे हैं ताकि आप इजीली अपने रिवीजन को टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट कर सकें. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन. Alright, so the question is, which committee was responsible for addressing the issues in the India's financial sector and promoting the banking sector reforms? तो financial sector और banking sector reforms, ये कौन सी committee इनको setup किया गया था? Given statements are Narasimham Committee 1, Narasimham Committee 2, Raghuram Rajan Committee और Deepak Mohanty Committee. So Narasimham Committee, it was set up in 1991 and Narasimham 2 Committee it was in 1998. अब इसको आंसर करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि दो ये सारी जो कमिटीज है किस लिए सेटअप की गई थी, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे. इफ वी नो दिस देन वी कैन से एक्चुअली द राइट आंसर इज 1 and 2, दैट इज डी. Narasimham 1 committee, it was the committee on financial systems and the Narasimham 2 committee is the committee on banking reforms and actually जो नरसिम्हम 1 कमिटी है ये फर्स्ट सिस्टमैटिक अटेम्प्ट था गवर्नमेंट का फॉर द रिफॉर्मिंग ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम. इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी इन नवंबर 1991. मेनली जो रिकमेंडेशन थे दीज वर रिलेटेड टू हायर रिजर्व रेशियोज और द CRR एंड SLR. देन इट वाज आल्सो द डायरेक्टेड क्रेडिट प्रोग्राम एंड इंटरेस्ट सब्सिडी. ये मेन रिकमेंडेशंस थे नरसिम्हम फर्स्ट कमेटी की. फिर नरसिम्हम 2 कमेटी जो थी ये बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स कमेटी थी, 1998 में आई थी. इसने क्या किया था, एक रिव्यू किया था ऑफ द 1991 कमेटी और मेनली क्या इसके रिफॉर्म्स थे या फिर रिकमेंडेशंस थे, ऑल द स्ट्रक्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन द बैंकिंग सेक्टर, जैसे कि ऑपरेशनल एंड फंक्शनल ऑटोनॉमी देना बैंक्स को, फाइनेंशियल सिस्टम ज्यादा इंटरनेशनल कंपटीशन आने वाला है उसके लिए कैसे ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, promoting financial stability in the wake of various domestic and external shocks. तो यहाँ पे बहुत सारे reforms दिए गए थे, reforms that were related to the banking sector, monetary policy, financial markets, as well as the foreign exchange और forex markets. तो ये सारे recommendations थे नरसिम्हम 1 और नरसिम्हम 2 कमिटी की. तो इसको देख के we can finally answer that the right answer is option D, that is 1 and 2. Next question. The question says what was the purpose of setting up the Narasimham Committee 2? तो हमने अभी डिस्कस किया Narasimham Committee 2 को सेटअप क्यों किया गया था. It was for suggesting reforms in the banking sector. अब इसका मेन पर्पस क्या था? Statements are
reviewing the progress of financial sector reforms that were recommended by the CFS, implementing the legislative and technological changes in the banking system, analyzing the structure and organization of the financial system, or strengthening the supervisory system in the banking sector. So mainly जो नरसिम्हम 2 कमेटी थी इसको सेटअप इसीलिए किया गया था ताकि it can review the progress of the implementation of the financial sector reforms that were recommended by the Committee on Financial Systems, the Committee on Financial Systems, that was the Narasimham Committee 1. So the right answer is A, only one. ये इसका main purpose था. अब in terms of reference included क्या क्या इसके थे? Suggesting the remedial measures, जहाँ पे भी जो फर्स्ट कमिटी के recommendations थे वहां पे लैग्स थे या फिर gaps थे उसको cover करने के लिए remedial measures for strengthening the banking sector as well as covering the areas such as the banking policy, institutional structure of the banks, the supervisory systems, and so on. Legislative, technological changes, ये सारी चीजों के लिए remedial measures. But the main purpose was reviewing the progress of the financial sector reforms recommended by the Committee on Financial Systems. So the right answer is A. Moving on. The next question is, what contributed to the increased competition in the Indian money market? So Indian money market में जो competition increase हो रहा था उसका major reason क्या था? Given statements are nationalization of 14 large banks in 1969, introduction of the foreign direct investment in the financial sector, recent advent of the non-banking financial companies, or setting up of differentiated banks and the small finance banks. So actually जो इंडियन मनी मार्केट था ये धीरे धीरे कॉम्पिटेटिव होना स्टार्ट हो ही रहा था एंड इट वाज मोर ड्रिवन और encouraged by the recent advent of the non-banking financial companies. That is, only 3 is the right answer. जो NBFCs हैं, they have been able to penetrate the markets even more. That was basically पहले जो भी इंडियन मनी मार्केट था, it was majorly concentrated or dominated by the commercial banks, लेकिन NBFCs ने जब इनका एडवेंट हुआ था, इनको सेटअप करना शुरू हुआ तो इनको ज्यादा पेनिट्रेशन मिला, ज्यादा लोकल एरिया नॉलेज था, बेटर कम्युनिकेशन था, दे अंडरस्टूड द पीपल एंड द पीपल अराउंड दैट एरिया फेल्ट दैट द NBFCs आर प्रोवाइडिंग देम विद बेटर फैसिलिटीज. तो इसकी वजह से क्या हो गया, NBFCs ने ज्यादा कंपटीशन इंक्रीज किया because of taking over the large area of the Indian money market. So the right answer is D, that is only 3. Nationalization of 14 large banks, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फिर डिफरेंशिएटेड बैंक्स, ये कंट्रीब्यूशन नहीं था इंडियन मनी मार्केट में, इट वाज बाय द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज. डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. The question says, what is the purpose of the liquidity adjustment facility? LAF, that is the liquidity adjustment facility, इसका purpose क्या है? Options are A, to manage the long term liquidity in the market, B, to regulate the government security markets, C, to set the interest rate for the short term loans, or D, to provide a corridor for the short term interest rates. So जो liquidity adjustment policy है या फिर facility है, ये work कैसे करती है? It operates through the repo rate, auctions, as well as the reverse repo rate. The reverse repo rate. रेपो रेट वो रेट होता है जो कि बैंक लोन ले सकता है आरबीआई से, एंड रिवर्स रेपो रेट व्हेन आरबीआई इट टेक्स लोन्स फ्रॉम द बैंक. सो ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के ऑपरेशन से ही लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी वर्क करता है. और इसका पर्पस क्या होता है? इट प्रोवाइड्स अ कॉरिडोर फॉर द शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स. दोनों ही रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ये शॉर्ट टर्म होता है, तो इनके लिए एक कॉरिडोर प्रोवाइड करने का काम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी करती है. ऑन दी अदर हैंड लॉन्ग टर्म क्या है? इट इज द बैंक रेट. ये आरबीआई मेजर यूज करती है इकोनॉमी में लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए, मनी सप्लाई को, ताकि वो इन्फ्लेशनरी या डिफ्लेशनरी सिचुएशंस को कंट्रोल कर सके. तो यहाँ पे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ऑप्शंस में कॉरिडोर प्रोवाइड करने का काम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी करती है. मोरओवर इट सर्व्स एज अ टूल बोथ फॉर liquidity management as well as signaling the market rate in the overnight market. तो overnight जो market होता है उसमें market rate, interest rate signaling का काम भी liquidity adjustment policy से या facility से ये operate होता है. So the right answer is D, that is to provide a corridor for the short term interest rate.
This is the purpose of the LAF. Moving on. The next question is, what is the purpose of the tri-party repo in the money market? So tri-party repo, it is one of the various reforms that were taking place in the financial sector. It is under the financial sector reforms. So इसमें tri-party repo का purpose क्या है? Given statements are to facilitate services like the collateral selection, payment and settlement, to regulate the interest rates in the call money market, to encourage foreign investment in the repo market, or to monitor the activities of the market players in the money market. So tri-party repo actually होता क्या? It acts as a third entity, they act as the intermediary. एक थर्ड एंटिटी यहाँ पे एक्ट करती है इंटरमीडियरी की तरह बिटवीन द टू पार्टीज इन्वॉल्व, दैट इज द बोरोअर एंड द लेंडर. सो ट्राई पार्टी रेपो में क्या होता है, ये एक टाइप ऑफ रेपो कॉन्ट्रैक्ट ही है, रेपो कॉन्ट्रैक्ट है, बट यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है जो कि इंटरमीडियरी की तरह एक्ट कर रहे हैं बिटवीन द बोरोअर एंड द लेंडर. और ट्राई पार्टी यहाँ पे जो एजेंट होते हैं, दीज आर नोन एज द ट्राई पार्टी एजेंट्स. ये फैसिलिटेट क्या करते हैं, दे फैसिलिटेट सर्विसेज लाइक कोलेटरल सिलेक्शन, payment, settlement, as well as the custody and management. The custody and management during the transaction, जो भी transaction borrower lender के बीच में हो रहा है. So collateral selection, payment, settlement, custody and management, ये activity perform करते हैं the tri-party repo. So the right answer is C, only one. Regulating the interest rate in the call money market या फिर foreign investment रेपो मार्केट में, और मॉनिटरिंग द एक्टिविटीज ऑफ द मार्केट प्लेयर्स, ये ट्राई पार्टी रेपो का पर्पस नहीं होता है. मोर ओवर एक और इंफॉर्मेशन, जो ट्राई पार्टी रेपो होते हैं, दीज में बी ट्रेडेड ओवर द काउंटर, यानी कि ओटीसी से भी कर सकते हैं. दिस इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स और ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस एज वेल. तो ओवर द काउंटर में भी इसको किया जा सकता है और स्टॉक एक्सचेंजेस में भी किया जा सकता है. दिस इज द होल पर्पस ऑफ द ट्राई पार्टी रेपो. सो द राइट आंसर इज सी, दैट इज ओनली वन, टू फैसिलिटेट सर्विसेज लाइक कोलेटरल सिलेक्शन, पेमेंट एंड सेटलमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फॉरेन करेंसी अकाउंट्स फॉर द फॉरेन एक्सचेंज अर्नर्स. सो ये फॉरेक्स रिफॉर्म्स के अंदर आता है. जो फॉरेन करेंसी अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन किया गया था, उसका मेन पर्पस क्या था. तो फॉरेन करेंसी अकाउंट्स क्या होते हैं, दीज आर बेसिकली स्टेटमेंट्स आर गिवन टू फैसिलिटेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, enable borrowing in the foreign currencies, provide liquidity in the foreign exchange market, or allow holding and transacting in the foreign currencies. So FCAs जो होते हैं, they function to provide flexibility. They provide greater flexibility in managing of the foreign exchange earnings, as well as मैनेज करने के साथ साथ ये और ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट भी करते हैं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस इन डिफरेंट कंट्रीज. तो ये किस तरीके से मैनेजमेंट में या फिर फैसिलिटेशन में हेल्प करते हैं. दे अलाउ होल्डिंग एंड ट्रांजैक्टिंग इन द फॉरेन करेंसीज, दैट इज ओनली 4. सी इज द राइट आंसर. अब एफसीएस के थ्रू क्या कर सकते हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज अर्नर्स होते हैं वो अपनी अर्निंग्स को इसमें स्टोर कर सकते हैं इन दीज अकाउंट्स, और डायरेक्टली उसको ट्रांजैक्शंस में भी फॉरेन करेंसी में यूज कर सकते हैं. पहले क्या था, प्रायर टू द रिफॉर्म्स इन दिस सेक्टर, डायरेक्टली आरबीआई को ही इन्वॉल्व होना पड़ता था फॉर द सरेंडर एंड परचेज ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज. इसलिए बहुत ज्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं हो पाते थे फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग में. केवल जो ऑथराइज डीलर्स थे या ट्रेडर्स थे, उनको भी एट द एंड ऑफ द डे स्क्वायर ऑफ करना पड़ता था. फिर बहुत सारे मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट या फिर करेंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी या फिर ग्रेटर रिलैक्सेशन ऑफ द कैपिटल अकाउंट, ये सारे रिफॉर्म्स लिए गए थे ताकि फॉरेन एक्सचेंज को या फिर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को और ज्यादा प्रमोट किया जा सके या फिर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को और ज्यादा प्रमोट किया जा सके. उसी का एक पार्ट था इंट्रोडक्शन ऑफ द फॉरेन करेंसी अकाउंट्स, जिसके थ्रू नाउ द एफएफआईज एज वेल एज द एनआरआईज, they were now allowed to trade or they can exchange the derivative contracts. So इसी के लिए FCAs को इंट्रोड्यूस किया गया था. So the right answer is C, that is only 4. Next. Now before we move on to the next question, here's an important information for you. Now you can get free mock tests as well as free videos only on the app of My Online Prep. My Online Prep के ऐप पे आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप फ्री वीडियोस को रेफर कर सकते हैं. यू कैन डाउनलोड दिस ऐप फ्रॉम गूगल प्ले.
आपके एग्जाम्स में जब आप मॉक टेस्ट सॉल्व करते हो, ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चंस को, तो आपको आइडिया लग जाता है किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, बिकॉज these mock tests have been prepared keeping in mind the latest pattern that has been observed in the previous examination. इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे, तो जब आप मॉक टेस्ट सॉल्व करते हो उसके साथ में एक्सप्लेनेशन देखते हो, तो जहां भी आपके अगर क्वेश्चंस हैं उनके आंसर गलत हो रहे हैं तो आपको पता चलता है आपको फिर से रिवीजन करने की जरूरत है, आपके स्ट्रॉन्ग और आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं। ऑल्सो आप फिर उसके बाद फ्री वीडियोस को रेफर कर सकते हो। तो जो हम लोग यहाँ पे यूट्यूब पे डिस्कस कर रहे हैं एमसीक्यूज, उसके अलावा और बहुत सारे एमसीक्यूज मॉक टेस्ट के फॉर्मेट पे ऐप पे अवेलेबल हैं। यू कैन इजिली डाउनलोड द ऐप एंड use these services. So do avail these services so that you can get an edge over your revision. Now let us move on to the next question. The next question is, who serves as the chairman of the Financial Sector Development Council, that is the FSDC. तो ये एक बहुत ज़्यादा important topic है। अब Financial Sector Development Council को establish कब किया गया था? It was constituted in December 2010. We know that the financial sector regulation, it is vital for developing a healthy and efficient financial system in the country. So for this, the FSDC was constituted in December 2010. और इसमें बहुत सारे रेगुलेटर्स हैं जो कि वर्क करते हैं फॉर वेरियस सेगमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम्स, लाइक RBI is for the commercial banks and NBFCs, then SEBI is for the capital market, IRDA is for the insurance, the PFRDA is for pension funds and so on. So ये सारी रेगुलेटर्स हैं जो कि फाइनेंशियल सेक्टर के अलग अलग सेगमेंट्स को रेगुलेट करते हैं। अब इसमें चेयरमैन कौन है? Whether it is the Reserve Bank of India Governor, the Secretary of the Department of Economic Affairs, Finance Minister of India, or the Chief Economic Advisor. So the chairman of the council is the Finance Minister. C is the right answer. अब composition क्या है FDSC के अंदर और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं? इट इज द हेड ऑफ द फाइनेंशियल रेगुलेटर्स। पहले तो सारे जो रेगुलेटर्स हैं दैट इज RBI, सेबी एंड सो ऑन। उसके बाद द finance secretary, there is the finance secretary, then secretaries for the different departments of economic affairs, that is the DEA, Department of the Financial Services, that is the DFS, then Revenue Department and Ministry of Information, that is the MeitY. So इन सब के भी जो secretaries है वो भी इसके composition में आते हैं। Then chairman of the Insolvency and Bankruptcy Board of India, that is the IBBI, and finally we have the Chief Economic Advisor, the Chief Economic Advisor. This is the composition of the Financial Sector Development Council and it is chaired by the Finance Minister of India. So the right answer is C. ये बहुत important topic है, इसको thoroughly revise करना जरूरी है। Next question देखते हैं। The next question is again from FSDC. The question says, what role does the FSDC play in the regulatory framework development? So we know that FSDC is a non-statutory body. और इसका रोल क्या है in the regulatory framework development? Given statements are setting interest rates for the commercial banks, implementing anti-money laundering measures, harmonizing the financial regulations, or granting licenses to insurance companies. तो सेटिंग इंटरेस्ट रेट फॉर कमर्शियल बैंक्स, ये तो या तो कमर्शियल बैंक्स की इंटरनल पॉलिसी है या फिर दिस कम्स अंडर RBI. देन इम्प्लीमेंटिंग द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मेजर्स, दैट इज द AML, ये भी RBI या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं. ग्रांटिंग लाइसेंसेस टू द इंश्योरेंस कंपनीज कम्स अंडर IRDA. बट FSDC का क्या रोल है? इट इज हार्मोनाइजिंग द फाइनेंशियल रेगुलेशंस, दैट इज द राइट आंसर इज बी, ओनली 3. So functions क्या है? What are the functions that are performed by this? It is to strengthen and institutionalize the mechanism for maintaining the financial stability and development. किस तरीके से इकोनॉमी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जा सकता है, उसके लिए स्ट्रेंथन करना, इंस्टीट्यूशनलाइज करना मैकेनिज्म को. देन सेकंड, monitoring of the macro prudential supervision. It also includes functions of the large financial conglomerates. तो ये इस तरीके से वर्क करते हैं कि जो मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन इकोनॉमी का उसको मॉनिटर किया जा सके. थर्ड इज टू एनहांस द इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन. जितनी भी रेगुलेटर्स हैं उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है उसको इम्प्रूव किया जा सके. एंड फाइनली टू फोकस ऑन द
financial literacy as well as financial inclusion. ये इसके objectives है. ये सारे objectives हैं FSDC के. So here the right answer is B, that is harmonizing financial regulations is the role that is played by FSDC in the regulatory framework development. So B is the right answer. Moving on. The next question is, who chairs the Technical Group on Financial Inclusion and Financial Literacy, that is the TGFIFL. This is actually a wing of the FSDC, so इसको भी पता होना चाहिए हमें कौन कौन सी wings हैं. There are several wings, that is first we have the IRTG. पहले तो सब कमिटी आती है, उसके बाद IRTG क्या होता है? It is the Inter Regulatory Technical Group. Then we have the TGFIFL. Then also there is the IRFFC, that is the Inter-Regulatory Framework for monitoring of the financial conglomerates. Then after that, another wing is the Working Group on Resolution Regime. So, Working Group on the Resolution Regime. Then we have the MFMG, that is the Macro Financial Monitoring Group. Early Warning Group is also there, the Early Warning Group. And there is the Crisis Prevention and Monitoring Framework, that is CPMF. So ये कुछ wings हैं, wings that work under the FSDC. अब इसमें से पूछा गया है कि Technical Group on Financial Inclusion and Financial Literacy इसको chair कौन करता है? Options are Chief Economic Advisor, Governor of RBI, Deputy Governor of RBI in charge of Financial Stability, or the Director General of RBI. So actually इसको head कौन करता है या chairman कौन है? It is the Deputy Governor of the RBI in charge of Financial Stability. So the right answer is C. So इसके अंदर क्या होता है? ये टेक्निकल ग्रुप है फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड फाइनेंशियल लिटरेसी. ये नवंबर, इट वाज सेट अप इन नवंबर 2011. और इसमें क्या होता है? ये जो ग्रुप है इट इज हेडेड बाय द डिप्यूटी गवर्नर ऑफ द आरबीआई. और इसके साथ क्या होता है? ये रिप्रेजेंट क्या करते हैं? हर एक रेगुलेटर्स को, मतलब कि एट द लेवल ऑफ ईडी और द सीजीएम as well as the DEA and DFS. ये जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे भी उनको रिप्रेजेंट करते हैं. किस तरीके से फाइनेंशियल इंक्लूजन और फाइनेंशियल लिटरेसी परफॉर्म करना है, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस विंग. सो द राइट आंसर इज सी, दैट इज DG of the RBI in charge of financial stability. Next, and the last question from this chapter is, when was the Inter-Regulatory Forum for Monitoring Financial Conglomerates, that is the IRFFC, established? So ये भी एक wing है, like we discussed, it is a wing under the FSDC. इसको कब establish किया गया था? Options are August 2010, November 2011, March 2012 or September 2012. So actually this is a subcommittee that was held in 19th March of 2012. So the right answer is C. इसको भी head कौन करता है? It is headed by the Deputy Governor of the RBI, that is in charge of the Department of Banking Supervision. Department of Banking Supervision. Also the senior secretaries of other regulators या फिर members of other regulators like the IRDA or the SEBI and so on. So इस तरीके से ये IRFFC work करता है and it was established in March 2012. The right answer is C. So that's all for today. We have finished the chapter 7 from module A of our paper, and this was the last chapter from module A. Now in the next session we'll start with the module B of this paper. अब इसमें हमने जो भी MCQs डिस्कस किए हैं चैप्टर 7 के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है. चैप्टर 7 ओवरऑल ही काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तो ये सारे MCQs देखना, इसके एक्सप्लेनेशन को समझना, थरली रिवाइज करना आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है. इसके अलावा जो मॉक टेस्ट है इसमें और बहुत सारे क्वेश्चंस है जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड, बाकी चैप्टर से रिलेटेड भी अवेलेबल होंगे. तो वो ऐप पे आप जाके फ्रीली उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं. These videos are being uploaded on the YouTube channel of My Online Prep on a daily basis. So do like the videos and subscribe to the channel so that you do not miss any video. All of these videos are very important for your revision. Now we'll meet again in the next session. Till then, keep learning with us and thank you.